सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। एंड आज से एक तरह का हम नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब अपने आप में बिल्कुल ही नया नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमारे कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड ही रहेंगे। तो जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो वो इंटरलिंक्ड ही है, जो अभी तक हमने पिछले वीक में पढ़ा है। ठीक है, अभी तक आई कैन से सोलर सिस्टम ही एक चैप्टर था जो कुछ बहुत ज़्यादा उसमें इंटरलेशन नहीं था, अगर हम देखें तो। जो पहला हमारा टॉपिक था सोलर सिस्टम, लेकिन उसके बाद के जितने भी हमारे टॉपिक्स रहे हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड ही रहे। एंड आज का भी जो टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये भी पिछले लेक्चर से इंटीग्रेटेड है काफ़ी हद तक। और आगे का जो लेक्चर आने वाला है दैट इज कल लैंडफॉर्म, वो आपको समझ नहीं आएगा किसी भी हाल में अगर आपको ये समझ नहीं आया कि व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। राइट, तो स्टार्ट किया जाए, सारी चीज़ें प्रॉपर हो तो फिर। गुड मॉर्निंग सभी को। एंड ये बताइए, कल के टेस्ट में आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया? रिवीजन वगैरह सभी लोगों ने आई होप तो कर ही लिया होगा। और बाकी कल आप लोगों का टेस्ट था, वो टेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था सो दैट कि आप रिवीजन कर लें इसी बहाने, और आप खुद को टेस्ट कर पाएँ कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कितने ढंग से पढ़ी हैं आपने। हाँ जी, ठीक है। तो पिछले वाले बैच में मैंने क्या किया था? अच्छा, ये फ्रीज है क्या ये स्क्रीन? ओके, एक सेकंड, आई थिंक ये फ्रीज़ हो गई है स्क्रीन। क्या पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन फ्रीज़ हो जाती है। चलो तो हाँ जी, डबल साउंड ऑडियो से नहीं है, क्या बात कर रहा? आप लोग का टेस्ट था, टेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था सो दैट कि आप, आई थिंक ये फ्रीज़ हो गई है स्क्रीन। क्या भैया, कहाँ डबल वॉइस आ रही है? मतलब कान साफ करके रखा करो यार, इसीलिए संडे वनडे सैटरडे संडे का ब्रेक देते हैं, थोड़ा कान ऑन साफ कर लो, अपना रिवीजन वगैरह कर लो। क्यों? ठीक है, बिल्कुल रहा है। और डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपो, आकृति यानी कि उसका जो शेप है वो जो बना रहा है, यानी कि लैंड में डिफरेंट तरीके के जो शेप्स बन रहे हैं, लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं। साफ साफ समझ में आ रहा है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं यानी कि भू जमीन आकृति यानी कि उसका जो शेप है वो जो बना रहा है, यानी कि लैंड में डिफरेंट तरीके के जो शेप्स बन रहे हैं, लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वो जिस प्रोसेस से बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ऑलराइट, तो जियोमॉर्फोलॉजी इज अ डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स। अर्थ की टोपोग्राफी का मतलब ये है पृथ्वी की स्थल आकृति, पृथ्वी के ऊपर। अभी तक जो देख रहे थे वो सब जियोलॉजी था, अर्थ के इंटीरियर में जा रहे थे। जिसके फादर किनको बोल रहे थे जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। जियोमॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो डिफरेंट तरीके की जो आकृतियां बनती हैं, चीजें बनती हैं, उसको हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में ये अंतर होता है। जेम्स हटन वहां के फादर थे और यहाँ पे विलियम मॉरिस डेविस फादर है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह के फोर्सेज होते हैं जिनसे कि हमारे डिफरेंट तरह के जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस डिराइव होते हैं। समझ में आई? यानी कि जो भी चीजें हमारी स्थल आकृति बन रही है पृथ्वी के ऊपर, वो दो तरह के बल हैं, उनसे बनती है, अंतर्जात और बहिर्जात, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। अब इन दोनों में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में अगर मैं बात करूं तो एंडोजेनिक का नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडो मतलब अंदर, दैट इज इंटरनल प्रोसेस से डील कर रहा है, और एक्सोजेनिक या फिर एक्सोजेनेटिक भी बोल देते हैं, जो कि बाहर के प्रोसेस से डील कर रहा है। अब ये जो एंडोजेनिक यानी अंतर्जात है, ये हम सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं। अभी जो पिछले 2-3 लेक्चर में हम कहानी कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे, वो सारी चीजें एंडोजेनिक प्रोसेस से ही रिलेटेड हैं। कैसे? देखिए, एंडोजेनिक का मतलब है अंदर। तो जो भी हम प्लेट का मूवमेंट पढ़ रहे थे, जो भी हम वोल्केनिज्म पढ़ रहे थे, सब कुछ तो अंदर ही हो रहा था ना, पृथ्वी के अंदर ही तो हो रहा था। प्लेट मूव कर रही थी या फिर अंदर से अगर मैग्मा या लावा बाहर निकल रहा था, तो वो सारी चीजें पृथ्वी के अंदर में ही हो रही थी। तो वो सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बस एक बार इनको हम थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं एक्सोजेनिक पे, बिकॉज आज का जो लेक्चर होगा वो एक्सोजेनेटिक यानी बहिर्जात बलों पे पूरा बेस्ड रहेगा, कि कौन कौन से फोर्सेज होते हैं और किस किस तरह की आकृतियां बनती हैं, वो तो हम कल देखेंगे। ठीक है, लेकिन कौन क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है, फ्लो, मड फ्लो, सॉलिफ्लक्शन, क्रीप, स्लम्प, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। राइट, तो पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस को थोड़ा सा बस 5 मिनट के अंदर इसको रैप अप करते हैं कि एंडोजेनिक का मतलब है इंटरनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि अंतर्जनिक प्रक्रिया, एक आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रिया है, सिंपल, जो पृथ्वी के अंदर ही जो एनर्जी, एंडोजेनिक फोर्सेस गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अंतर्जनित बलों को अपनी ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से मिलती है। अब बताइए आपकी कहां से मिलती है? अगर आप ये नहीं बता पा रहे, मतलब आपको अभी ये लेक्चर रोकना चाहिए और पिछले जाके रिवाइज करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि अंदर अंतर्जात बलों की एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है, मैं बता रहा हूँ, यही लेक्चर को रोकिए, छोड़िए और पुराने पहले रिवाइज करिए, तब आगे आइए। क्योंकि हमने पिछले 2-3 लेक्चर से सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि अंतर्जात जो बल हैं, कहाँ से एनर्जी मिल रही है। अंतर्जात बलों से होता है क्या? प्लेटें मूव करती हैं, कहाँ से एनर्जी आती है? जो आपका ये अपर मैंटल में जो मौजूद है एस्थेनोस्फीयर, जो एस्थेनोस्फीयर है जिसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल, इस दुर्बल मंडल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं अपर मेंटल में, नॉट इन दी अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। अपर मेंटल का जो सॉलिड के जस्ट नीचे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये पूरा क्रस्ट है और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल प्लस क्रस्ट, इन दोनों को हम मिला के लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे पे क्या है? एस्थेनोस्फीयर है, और एस्थेनोस्फीयर में ही कन्वेक्शन करंट इस तरीके से डेवलप होते हैं जिसकी वजह से प्लेट मूव करती है। और इस कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी किसने थी, जरा बताइए? और ये कन्वेक्शन करंट क्यों डेवलप होते हैं? तो इसके भी ये 2 कारण थे। मैंने आपको, एक तो कारण था हमारा पहला प्रीमॉर्डियल हीट। प्रीमॉर्डियल हीट का मतलब है जिसको हम रेजिडुअल हीट भी बोलते हैं,
यानी कि अर्थ के इंटीरियर में जो पहले से ही हीट मौजूद है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जो हीट बनी थी वो है प्रीमॉर्डियल रेजिडुअल हीट या फिर अवशिष्ट ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा है रेडियोधर्मी क्षय, जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा था, रेडियोधर्मी जो क्षय हो रहा था उससे। अब रेडियो एक्टिविटी के भी हमने सब कुछ देख के आए, तो यहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है। ऑलराइट, और ये थ्योरी, ये सब दिया किसने था? तो ये दिया था आर्थर होम्स ने। आई होप ये सब आपको एकदम मुंह जवानी अभी रटा होगा, ठीक है। 1930 में इन्होंने दिया था। सो ऑल रिलीफ फीचर्स ऑन अर्थ आर ड्यू टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, ठीक है। अभी देखा है कि जितनी भी भू आकृतियां बन रही हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहे हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडो और एक्सो। अब ऐसा नहीं है कि जो भू में आकृतियां जैसे पहाड़ है, पठार है, गड्ढे हैं, तो ये सब भू आकृतियां हैं जो एंडो एक्सोजेनिक से बन रही होंगी। समझिएगा इस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पहाड़ हैं, जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो एंडो से चीज़ें बनती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस से चीज़ें बनती हैं, और एक्सोजेनिक से चीज़ें बिगड़ती हैं या फिर टूटती हैं या उनका क्षय होता है। एंडोजेनिक से चीज़ें बनती है, एक्सोजेनिक से चीज़ें बिगड़ती हैं। जैसे माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है। माउंटेन्स अगर बन रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो वो चीज़, उसका क्षय भी होगा, उसका अपर्दन भी होगा। वो कैसे होगा? वो एक्सोजेनिक फोर्सेस से होगा। अब किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी भू आकृति हो, उसमें एंडो और एक्सो दोनों लग रहे होते हैं, ठीक है। एंडो और एक्सो दोनों लग रहे होते हैं। एक्सो तो लग रहा होता है। जैसे अब कोई भी चीज़ होती है, जैसे हिमालय और अरावली को हम कंपेयर करें, ठीक है। अभी तो हमने हिमालय और अरावली ऐसा पढ़ा नहीं है, वो इंडियन जॉग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताता हूँ हिमालय और अरावली दोनों हमारे माउंटेन्स हैं। हिमालय यहाँ पर मौजूद है नदर्न साइड में, तो वहीं अरावली की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मौजूद है, ठीक है। अब हिमालय और अरावली में दोनों में एंडो और एक्सो दोनों लग रहा है। बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि हिमालय की जो हाइट है वो बहुत 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 ज़्यादा है और आज भी वो बढ़ रही है एज कम्पेयर टू अरावली, जिसकी हाइट घट रही है। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एंडो लग रहा होगा, इसमें सिर्फ एक्सो लग रहा होगा, इसी वजह से बढ़ रहा है, घट रहा है। दोनों लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एंडो ज़्यादा होगा एक्सो से और यहाँ पर एक्सो ज़्यादा होगा एंडो से, सिंपल, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज रहे होते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन ज़्यादा मात्रा में लग रहा है। तो हिमालय की हाइट आज भी 3-4 सेंटीमीटर इस तरीके से रेट से बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, इंडियन प्लेट है और यूएशियन प्लेट, ये और इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो और दोनों आपस में पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से फोल्डिंग हो रही है। तो खैर, इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस पहले पढ़ते हैं कि जो अंतर्जात बल होते हैं उसके प्रभाव क्या होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो वो कहते हैं डाइस्ट्रोफिज्म या फिर वोल्केनिज्म। क्या करते हैं? डाइस्ट्रोफिज्म या वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म को बोलते हैं पटल विरूपता या फिर पटल विरूपण। डाइस्ट्रोफिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो हमारी भूपर्कटी है, यानी कि अर्थ क्रस्ट है, जो सबसे टॉप लेयर होती है, वो जब मूव करती है, जब उसमें डिफॉर्मेशन आता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइस्ट्रोफिज्म। दीज मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग लार्ज स्केल लैंडफॉर्म्स ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जो मूवमेंट होते हैं, ये जो गतियां हैं, भूवैज्ञानिक काल में बड़े पैमाने पर भू आकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो हमारी डिफरेंट तरह की भू आकृतियां बनती हैं वो इसी से बनती हैं, मेनली डाइस्ट्रोफिज्म में जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, क्योंकि बिगड़ने वाला काम तो एक्सोजेनिक में आएगा। वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी, अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, दे आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज ओपनिंग और वेंट्स वेयर लावा और मैग्मा इरप्ट्स। तो एंडोजेनिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक तो पहला हो गया आपका जिसमें कि क्रस्ट का डिफॉर्मेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अपर लेयर ऑफ अर्थ का, और अंदर से अगर मैग्मा निकल रहा है तो वोल्केनिज्म। अभी जो डाइस्ट्रोफिज्म है, पटल विरूपता है, इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अभी आराम से समझ लेंगे, ऐसा कोई लोड लेने की बात नहीं है। पहले आप ये बताओ कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो पॉज हो रहा है, और किसी का तो नहीं हो रहा है? वॉल्जेस माउंटेन फ्रांस में है। कल पीसीएस का एग्जाम था, बहुत फायदा हुआ आपके पढ़ाने से, थैंक यू। ओके, देखो मनीष यादव, हाय ऋषिका एंड हाय परमार सर, बहुत सही बेटा, एक ही मैसेज में 2 लोग हाय बोल रहा है, ठीक है। डाइस्ट्रोफिज्म पे आते हैं, ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ओरोजेनिक क्या होते हैं और एपीरोजेनिक क्या होते हैं, पहले ये समझो, क्योंकि अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स तो आपको पहले से ही पता है ना। भूकंप के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं। इट इन्वॉल्व द शेकिंग ऑफ अर्थ अलोंग अ फॉल्ट लाइन। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट जो अर्थ सर्फेस में इसके जस्ट ऊपर सबसे नजदीक, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। तो ये क्या, हाइपोसेंटर या फिर फोकस? ये क्या है? उसका एपीसेंटर है, ठीक है। एंड ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन दी डैश, जल्दी से बताइए। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर, यानी कि जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो स्थल मंडल में आते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जो है मैन मेड भी हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने कोयना, वो जो अर्थक्वेक देखा था, कोयना रिजर्वायर वाला जो अर्थक्वेक डिफरेंट टाइप के हमने देखा था, आपको कोलैप्स अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक है ना, और इस तरह का रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो खैर, तो अर्थक्वेक हमें सब पता है, उसकी वेव्स वगैरह सब क्या होता है, बॉडी वेव, सरफेस वेव, बॉडी वेव्स में भी पी वेव, एस वेव सब याद है ना आपको। पी वेव, एस वेव क्या होती है, देन इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर आएगा मर्कैली स्केल इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, और इससे मेजर मैग्नीट्यूड मेजर होता है रिक्टर स्केल से। ये लिमिटलेस स्केल है, बट 0 से 10 तक का इसमें यूजुअली मैग्नीट्यूड रहता है। ये 1 से 12 तक का है, ठीक है, इसका लिमिट 1 to 12। तो ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी कुछ नहीं, वही जो हमने 3 तरह की प्लेट मूवमेंट पढ़े थे, एक तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यानी कि पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, और ट्रांसफॉर्म है, तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक। ओरोजेनिक और एपीरोजेनिक क्या है? ओरो इज अ रूट वर्ड। अभी ओरो आप ये मत समझना, बस यही है। आगे इंडियन ज्योग्राफी मॉनसून में जब पढ़ाऊंगा ना, तो मॉनसून में भी ओरोजेनिक वर्ड आएगा। ओरोजेनिक एक तरह की रेनफॉल भी होती है, पता है आपको? ओरोजेनिक बोलो, ओरोग्राफिक एक तरह की रेनफॉल होती है, तो ओरो वर्ड आगे आएगा। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस, किसी चीज़ का बनना। तो माउंटेन का बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरो का मतलब माउंटेन, जेनिक का मतलब फॉर्मेशन, ओके, ठीक है। तो माउंटेन जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको ओरोजेनिक बोलते हैं। एपीरोजेनिक, जेनिक का मतलब समझ गए, एपीरो का मतलब क्रस्ट, जिससे क्रस्ट बनती है। अब ध्यान से समझना इसको। तो ये तो हो गया इन जनरल माउंटेन,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन प्लेट है, यूएशियन प्लेट है, दोनों का कन्वर्जेंस हुआ तो फोल्डिंग हुई। फोल्डिंग अब किस तरीके से हुई होगी, यहाँ पे देखो ओरोजेनिक में आप देख सकते हो कंप्रेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेशन हुआ और ये इस तरीके से पूरा पहाड़ बन गया, उठ गया। जैसे मैंने आपको बताया था पेपर लो, पेपर को दोनों साइड से पुश करो तो पेपर इस तरीके से पूरा उठ जाएगा। एपिरोजेनिक में क्या होता है, एपिरोजेनिक से माउंटेन नहीं बनता है, सिर्फ आपका अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट है वो उठ जाता है या फिर नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं एपिरोजेनिक। अपलिफ्ट होगा या सब्सिडेंस होगा, यानी कि अगर हम देखें तो ओरोजेनिक में कैसा मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे कैसा मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। ये एक बहुत ही लार्ज लैंड मास में होता है एपिरोजेनिक। ये थोड़ा सा ओरोजेनिक जो है थोड़े से उतने लार्ज एक्सटेंट में नहीं होता, उतने बड़े पार्ट में नहीं होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है इसके कंपैरिजन में, किसके, ओरो के कंपैरिजन में, यानी ओरो इसके कंपैरिजन में फास्ट होता है। वैसे ये भी कोई ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ 15-20 साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन इसको एपिरोजेनिक को और बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ओरोजेनिक से बने हैं हमारे हिमालयास, ठीक, ओरो यानी कि माउंटेन। और जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने पेनिनसुला प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार, अब सर ये क्या होता है, तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा यहाँ पर बताता नहीं, लेकिन बस एग्जांपल की भी कोट करना था इसलिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब काफ़ी लोग हो सकता है यहाँ पर ये डाउट क्रिएट हो जाए कि सर एपिरोजेनिक जो है ये लगता है ब्लॉक माउंटेन है क्या, इससे ब्लॉक माउंटेन बनता है क्या? नहीं भैया, माउंटेन बनता ही नहीं एपिरोजेनिक से। एपिरो का मतलब होता है उठ जाना। अब इसके पीछे की साइंस हमें नहीं जाननी है, ठीक है, ना ही आपके एनसीईआरटी वगैरह में देखने को मिलेगी, वो थोड़े से हायर लेवल पर जब जाते हो, और वो भी यूपीएससी में जब आपका ज्योग्राफी मेंस ऑप्शनल होता है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, देन आपको पढ़ना होता है कि भाई यहाँ पर एक आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, आइसोस्टेटिक मूवमेंट की वजह से एपिरोजेनिक मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे आपको होता है उतना डीप नहीं जाना, बाकी तो आइसोस्टेसी थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि एपिरो में वर्टिकल मूवमेंट होता है, ज़्यादातर वर्टिकली होता है, जिसकी ऐसी चीज़ें उठेंगी या धंसेंगी। अब वही कि जैसे पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये उठा हुआ भाग है। ये क्या है, ये गिरा हुआ भाग है, ये वेस्टर्न घाट, ये गिरा हुआ भाग है। तो गिरा पता है कैसे है, वो उसको एपिरोजेनिक मूवमेंट ही बोलते हैं, जो पश्चिमी घाट है। लेकिन अभी क्या है क्या नहीं है वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए अभी मैंने आपको बता दिया, तब वहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें, ये सबसाइडेड है वेस्टर्न घाट नीचे की ओर धंसा हुआ है, तो फिर मैं वहाँ पर अगर आपको बोलूँगा एपिरोजेनिक तो आपको ऐसे नया नया लगे कि एपिरोजेनिक क्या होता है, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गई। ओरो से माउंटेन बन रहा है, जो जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, और एपिरो से या तो अपलिफ्टमेंट या सब्सिस्टेंस हो रहा है अर्थ की क्रस्ट का, माउंटेन नहीं बन रहा है इससे, ठीक है। क्लियर हो गया, खत्म हो गया आपका एंडोजेनिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा। मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई हमारे जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं, वो दो तरह के फोर्सेस से बनती हैं, दो तरह की बल लगते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात में हमने पढ़ा डाइस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म 4 तरह का पढ़ा, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक, ठीक है। और अब हमारे एक्सोजेनिक में, ये जो मेन हमारा लेक्चर है वो एक्सोजेनिक पे ही फोकस्ड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें